जय हिंद डियर कैडेट्स, वेलकम टू कैडेट्स ट्वेंटी डिफेंस एकेडमी। और आज की जो हमारी इंग्लिश की क्लास है वो तीसरी क्लास है। और तीसरी क्लास में दूसरे और पहले क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जब तक वो आप देखेंगे नहीं तब तक ये वाली क्लास आपको समझ में आएगी नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पहले दो वीडियो को जरूर देखेंगे, उसके बाद हम तीसरी वीडियो पे आते हैं। और इस क्लास में जो हम सीखेंगे ना, आज सीखने के बाद हम जितना भी अभी पढ़े हुए हैं सब पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस दोनों करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे थोड़ा सा। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है, फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था हमने सेंटेंस, क्लॉज, प्रेडिकेट। ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा था इफ, इन केस, वेदर, डैट। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम सीखने वाले हैं, आज जो हम सीखेंगे वो क्लॉज से रिलेटेड सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और आगे सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को लिखने के बाद धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा ये है, he was very tired. He was very tired, but he does not lose his heart. ठीक है, ही वॉज वेरी टायर्ड बट ही डज नॉट लूज हिज हर्ट। समझिएगा बात को। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मेन क्लॉज कौन सी है, अगर मेरा क्वेश्चन ये हो आपसे कि इसमें मेन क्लॉज कौन सी है, तो समझिएगा मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज पहचानने के पहले हमें क्या पहचानना पड़ेगा, हमें पहचानना पड़ेगा कंजंक्शन। ठीक है, हमें पहचानना पड़ेगा कंजंक्शन। अब ये देखिए, ये हमारा हो गया कंजंक्शन। कंजंक्शन के तुरंत बाद जो भी क्लॉज आती है वो हमारा होता है कंजंक्शन के साथ। तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया कंजंक्शन के साथ। और ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया बिना कंजंक्शन के। तो जो क्लॉज बिना कंजंक्शन के होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज। क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। और दूसरी वाली क्लॉज का नाम मुझे आप बताएं। दूसरी वाली क्लॉज जो कंजंक्शन है वो कौन सा है, कोऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट है। तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरी वाली क्लॉज है वो क्या है, कोऑर्डिनेट है। अगर कोऑर्डिनेट है तो क्लॉज कौन सा होगा, बताइए एक बार। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो ये हमारा क्लॉज हो जाएगा, ये हमारा क्लॉज हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब अगर ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, तो मुझे पता है कि आप जो हैं अब सेंटेंस भी बता पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस है। तो प्लीज एक बार मुझे सेंटेंस बताएं कि ये सेंटेंस कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा कंपाउंड। क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। बात समझ में आ गई ना, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, अब देखिए ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। तो अब सही कैसे करेंगे, तो देखिए, जब अगर मेन क्लॉज अगर पास्ट टेंस में होती है, क्या होता है, मेन क्लॉज अगर पास्ट टेंस में होती है तो जो इधर क्लॉज होती है ना, चाहे इधर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो चाहे उधर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाएगी। कब, जब मेन क्लॉज किस में लिखी जाती है, मेन क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो चाहे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज आ जाए चाहे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आ जाए, दोनों को किस में लिखना पड़ता है, दोनों को हमें लिखना पड़ता है पास्ट टेंस में। तो यहां पे देखिए, ही वॉज वेरी टायर्ड बट ही डज, यहां पे नॉट भूल गया, ही डज नॉट लूज हिज हर्ट। तो अब देखिए क्या है, हमें पता है कि ये हमारा क्या है, पास्ट है। पास्ट हो गया मेन क्लॉज, तो सेकेंड क्लॉज जो भी होगी, चाहे कोऑर्डिनेट चाहे सबऑर्डिनेट, इसको भी किस में लिखना पड़ेगा, पास्ट में। तो ये जो डज लिखा हुआ है ना बेटा, इस डज को हटाना है और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, डिड लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज वेरी टायर्ड बट ही डिड नॉट लूज हिज हर्ट। क्लियर हो गया। आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये है, he knew that he has no
knowledge. He knew that he has no knowledge. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया. अब अगेन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेन क्लॉज कौन सी है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सी है, तो सेम. दैट हमारा क्या हो गया, दैट हमारा हो गया कंजंक्शन. ठीक है, दैट हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया. तो ये हमारा हो गया कंजंक्शन, और कंजंक्शन के तुरंत बाद जो भी क्लॉज आती है वो कंजंक्शन के साथ होती है. तो यानी ये वाला क्या हो गया, ये हो गया कंजंक्शन के साथ, और ये क्या हो गया, बिना कंजंक्शन के. तो जो बिना कंजंक्शन के होता है उसको क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज. तो ये तो हो गई मेन क्लॉज. और ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये वाली हमारी हो जाएगी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. क्यों, ये क्यों सबऑर्डिनेटिंग होगी, तो ये सबऑर्डिनेटिंग इसलिए होगी, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इसलिए होगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. ठीक है, तो अब सही कैसे करेंगे, तो फिर से वही चेक करेंगे. देखिए ये हमारा लिखा हुआ है न्यू. न्यू क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी नो की सेकेंड फॉर्म होती है न्यू. तो ये हमारा हो गया पास्ट में. जब अगर ये मेन क्लॉज पास्ट में है तो दूसरी वाली भी क्लॉज किस में हो जाएगी, पास्ट में. तो देखिए हैज और हैव ये हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, यानी ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैड, पास्ट में. और ये परफेक्ट फॉर्म जो होती है वो भी क्या होती है, हैड ही होती है. यानी हैज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म हैड हो गया, थर्ड फॉर्म भी हैड हो गया. तो यहाँ पे ये हमारा जब पास्ट में हो गया मेन क्लॉज, तो इसको भी हमें किस में लिखना पड़ेगा, पास्ट में लिखना पड़ेगा. तो ये जो हैज लिखा है ना, हटा करके इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हैड करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा, ही न्यू डैट ही हैड नो नॉलेज. क्या यहाँ तक ये बात समझ में आई, हाँ या ना. ठीक, तो अब आगे देखिए, यहाँ क्या है ना कि ये और ये दोनों चीज तो हम सीख लिए. तो अगर हम दोनों चीज सीख लिए तो हम एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता देता हूँ. वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है उसको देख लीजिए. यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ से अब मैं इसको इरेज करता हूँ. तो इरेज करने के बाद मैं आप लोग को जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था मैं उसको समझा देता हूँ. ठीक है, नोट है, इफ मेन क्लॉज is in the past tense, if main clause is in the past tense, all other clauses must be in past tense. ऑल अदर क्लॉजेज, देखिए यहां पे लिख रहा है ना ऑल अदर क्लॉजेज. तो ये ऑल अदर क्लॉजेज का मतलब क्या है, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो जाए चाहे वो सबऑर्डिनेट हो जाए, दोनों क्लॉज अगर आएगी तो किस में यूज करेंगे हम, हमें यूज करना पड़ेगा पास्ट में ही यूज करना पड़ेगा. मस्ट बी इन पास्ट टेंस. ठीक है, दूसरा एक्सक्लूडिंग क्या है, एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सल फैक्ट्स, excluding universal facts and proverbs. बात समझ में आ गया? यानी अगर मेन क्लॉज हमारी पास्ट टेंस में है तो दूसरी कोई भी क्लॉज आ जाए, चाहे वो कोऑर्डिनेटिंग हो जाए चाहे वो सबऑर्डिनेटिंग हो जाए, दोनों को किस में लिखना पड़ेगा, पास्ट में ही लिखना पड़ेगा. बात समझ में आ गई ना? तो चाहे वो कोई भी क्लॉज हो, लेकिन याद रखिएगा कि अगर यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट मतलब जो कभी चेंज ना हो वो आ जाए, या फिर कोई कहावत आ जाए, प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, कहावत, तो इनको हम टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है. एक एग्जांपल देखते हैं. मैंने लिखा द टीचर told us that the sun rises in the east. ठीक है, द टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो देखिए समझिए बात को, ये जो दैट है, दैट, ये जो हमारा दैट है, दैट क्या है,
कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेट, अरे सबऑर्डिनेट। तो इधर वाली क्लॉज कौन सी हो जाएगी? इधर वाली जो क्लॉज है, इधर वाली जो क्लॉज है वो हमारी सबऑर्डिनेटिंग हो जाएगी, और ये वाली क्लॉज कौन सी हो जाएगी? मेन क्लॉज हो जाएगी। तो ये तो हमारी हो गई मेन क्लॉज। क्या हो गई? ये तो हमारी हो गई मेन क्लॉज, और ये वाली जो क्लॉज है वो क्या हो जाएगी? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। बात समझ में आ गई ना? अब एक चीज और देखिए कि ये हमारी मेन क्लॉज है और ये हमारी कौन सी है? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो बात को समझिए कि अगर ये मेन क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, तो अभी जो मैंने बताया था कि किस टेंस में लिखा गया भाई, ये हमारा V2 है। अगर ये हमारा V2 है तो ये हमारा किस टेंस में हो जाएगा? पास्ट टेंस में हो जाएगा। अगर ये हमारा पास्ट टेंस में है तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आ जाए चाहे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज आ जाए, दोनों किस में होगा? पास्ट में ही होगा। लेकिन एक बात और बताया था कि अगर यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए या फिर कोई प्रोवर्ब आ जाए तो उसको हमें किस में लिखना पड़ता है? तो उसको हमें लिखना पड़ता है किस में? जैसे वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, यानी क्या? उसको हमें लिखना पड़ेगा प्रेजेंट में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, द टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है। तो जब यूनिवर्सल फैक्ट है तो गलत ही कहाँ लिखा हुआ? सही है, इसको आगे बढ़ाओ। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो यहां तक ये कॉन्सेप्ट रहा, और ये कॉन्सेप्ट आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए अगला आते हैं, एक और कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये रहा आपके स्क्रीन पे। बताइएगा मुझे सही है कि गलत है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द मैन, एक क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है यहां से। द मैन whom I met yesterday. The man whom I met yesterday lives in Goa. Lives in Goa. ठीक है, The man whom I met yesterday lives in Goa. ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है कि इसको करना है सही। इस सेंटेंस को सही करने से पहले हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। दो तीन चीज़ें क्या हैं वो समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे इस सेंटेंस में पूछूं कि बेटा इसमें मेन क्लॉज कौन सी है, तो आप मुझे क्या बताएंगे मेन क्लॉज के नाम पे? तो देखिए, कुछ लोग का आंसर होगा कि सर इस सेंटेंस में जो द मैन है ना वही हमारा मेन क्लॉज है। ठीक है, तो एक बात मुझे बताइए कि अगर आपको द मैन को क्या बोल रहे हैं? मेन क्लॉज बोल रहे हैं, तो द मैन मेन क्लॉज कैसे हो सकता है? क्योंकि क्लॉज हमारा क्या होता है? सेंटेंस होता है? नहीं, सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट है। तो द मैन को अगर आप बोलेंगे तो भाई इसका प्रेडिकेट क्या है? नहीं है, तो द मैन हो नहीं सकता। ठीक है, अगर आपने बोला कि सर क्या बोलते हैं whom I met yesterday, पूरा का पूरा मेन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, मान लिया भाई आपकी बात, मेन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, अगर मेन क्लॉज होगा सब्जेक्ट वर्ब हो गया, दूसरी क्लॉज कौन सी हो जाएगी? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का है उसमें? नहीं है। तो अब और देखिए, अब आपको समझाते हैं प्यार से। ठीक है, अब आप लोग को हम समझाते हैं बहुत ही प्यार से, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है, ये हमारा क्या है? ये जो यहां पे लिखा गया है ये क्या है? whom हमारा है कंजंक्शन। क्या है whom? कंजंक्शन। क्योंकि मैंने जब कंजंक्शन बताया था आप लोग को तो एक बात बताई थी कि WH वर्ड्स भी हमारे क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। तो कंजंक्शन के तुरंत बाद जो भी क्लॉज आएगी उसी को हम बोलते हैं कि कंजंक्शन के साथ है। तो यहाँ देखिए, ये है कंजंक्शन है, उसके तुरंत बाद ये वाली क्लॉज है। तो जब इसके तुरंत बाद ये वाली क्लॉज है तो ये क्या हो गया? ये इसके साथ हो गया। अब अगर ये इसके साथ हो गया तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या हो गया? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्यों सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया भैया? इसलिए सबऑर्डिनेटिंग हो गया कि कंजंक्शन तो हमारा सबऑर्डिनेट वाला है। तो ये हमारा क्या हो गया? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। बात समझ में आ गया? दूसरा देखिए, ये हमारा क्या है? द मैन। ये हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ साथ ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। तो जाहिर सी बात है कि ये इसका क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। समझ में आ गया? तो देखिए, कंजंक्शन के तुरंत बाद वाली क्लॉज ये हो गई, तो ये कंजंक्शन के साथ हो गई।
ये क्या हो गया, बिना कंजंक्शन के हो गया, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो इसको हम जानेंगे मेन क्लॉज के नाम से। समझ में आ गया ना। अब ये हमारी हो गई मेन क्लॉज। मेन क्लॉज कौन, द मैन लिव्स इन गोवा हो गई मेन क्लॉज, और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई होम आई मेट यस्टरडे। समझ में आ गया ना, ये हमारी हो गई मेन क्लॉज। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। देखिए एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस का नाम मैं लिखता हूं ए। इस सेंटेंस का नाम जो है मैं ए लिखूंगा। चलिए देखिए, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट ही is absent. We know that he is absent. ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये हमारा क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इसी पे देख लेते हैं सही है कि गलत है, उसके बाद हम आगे कर लेंगे। तो देखिए क्या है कि जो वी न्यू लिखा है, वी नो लिखा है ना, वी नो जो लिखा है, ये जो वी नो लिखा है ये हमारा क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज। ये दैट हमारा कंजंक्शन हो गया, इसके तुरंत बाद क्या हो गया, ये हमारा हो गया सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, ये हमारा हो गया मेन क्लॉज और ये हमारा क्या हो गया, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। बात समझ में आ गया। जब ये मेन हो गया और ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, तो मेन देखिए किस टेंस में लिखा गया है, प्रेजेंट टेंस में। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी अगर मेन क्लॉज हमारी प्रेजेंट टेंस में आती है ना, मेन क्लॉज कभी भी अगर प्रेजेंट टेंस में आएगी तो जो दूसरी वाली क्लॉज है ना, वो हमेशा किस में आएगी, दूसरी वाली क्लॉज हमेशा लिखी जाएगी किसी भी टेंस में। क्या, किसी भी टेंस में। यानी अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हुई तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है ना, वो हमेशा किस में लिखी जाएगी, किसी भी टेंस में। किसी भी टेंस मतलब चाहे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में सही है। तो देखो क्या है, ही इज एब्सेंट, तो ही इज एब्सेंट है तो ये क्या है, सही है, प्रेजेंट में लिखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस इज की जगह पे, अगर इस इज की जगह पे वॉज भी लिखा रहता ना, तो भी ये क्या रहता, सही रहता। अगर मान लेते इसकी जगह अगर यहाँ पे लिखा रहता ही विल बी, अगर ये भी लिखा रहता ना, तो भी ये क्या माना जाता, सही माना जाता। बात समझ में आ गई कि नहीं। यानी वॉज और विल बी क्लियर हुआ। यानी इज लिखा हुआ है तो भी सही है, वॉज लिखा गया है तो भी सही है, विल भी लिखा गया है तो भी सही है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो यानी एक बात ये समझिए कि किसी भी सेंटेंस में अगर मेन क्लॉज हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो जो दूसरी क्लॉज है वो किस में लिखी जाएगी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में सही होती है। समझ में आ गई ना बात। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखिए, अगर हम मेन क्लॉज की बात करें, क्वेश्चन में अगर हम मेन क्लॉज की बात करें तो जो हमारा मेन क्लॉज है वो यही है ना, मेन क्लॉज। तो ये अगर हमारा मेन क्लॉज है तो मेन क्लॉज किस टेंस में लिखा गया, देखिए द मैन लिव्स इन गोवा, तो प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। तो जब अगर मेन क्लॉज हमारी प्रेजेंट टेंस में लिखी गई है तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है वो तो किसी भी टेंस में सही है या ना, किसी भी टेंस में सही है। तो जब किसी भी टेंस में सही है तो इसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये जो सेंटेंस लिखा गया वो बिल्कुल सही है। आई होप कि ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी आप लोगों को, क्लियरली आ रही है समझ में। चलिए, अगर ये बात क्लियरली समझ में आ गई है तो एक छोटा सा क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। वो छोटा सा क्वेश्चन क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये यहां से मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। He is ill. He is ill when I met him. He is ill when I met him. He is ill when I met him. तो देखिए, he is ill when I met him, तो ये हमारा देखिए क्या है, कंजंक्शन है। ये हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन। अब अगर ये हमारा कंजंक्शन है, ठीक है, ये हमारा कंजंक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि इधर वाली क्लॉज इसके साथ हो जाएगी। क्लियर हो गया। और ये क्या हो जाएगा, बिना कंजंक्शन के। तो बिना कंजंक्शन के होगा तो क्या बोलेंगे, मेन क्लॉज, और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो अब अगर मैं आपसे आंसर पूछूं, क्या है, अगर मैं आपसे क्या पूछूं, आंसर पूछूं,
तो आंसर आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलने वाले हैं कि सर ये सेंटेंस जो लिखा गया है वो सही है, लेकिन बेटा ये गलत है, सही नहीं है। कैसे गलत है वो समझ लो। देखो क्या कह रहा है, ही इज इल, तो ये बीमार कब है? प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में ये बीमार है। और हम मिले कब है उससे? व्हेन आई मेट हिम, पास्ट में। तो जब हम उससे पास्ट में मिले थे तभी बीमार था ना वो, प्रेजेंट में तो नहीं। तो जब हम उससे पास्ट में मिले हैं और पास्ट में ही बीमार है, तो यहां पे देखिए ये जो इज लिखा हुआ है ना, इसकी जगह क्या करना पड़ेगा? वॉज करना पड़ेगा। ही वॉज इल व्हेन आई मेट हिम। बात समझ में आ गया ना? क्लियर है यहां तक? ही इज इल व्हेन आई मेट हिम, अरे ही वॉज इल व्हेन आई मेट हिम। समझ में आ गया ना? तो चलिए फिर, ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब हम आएंगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो जितना हमने कुछ पढ़ा हुआ है, जितना कुछ हमने पढ़ा हुआ है, अब उस पर हम क्या करेंगे? उस पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आइए फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो ये कह रहा है, इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। ये हमारा क्वेश्चन है। और हमने ये पढ़ा है कि देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें पहचानना मेन क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम मेन क्लॉज की बात करें तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? इफ लिखा हुआ है। तो इफ हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अगर इफ हमारा सब्जेक्ट हो गया, इफ हमारा अगर सब्जेक्ट हो गया तो देखिए इफ हमारा सब्जेक्ट बोल रहे हैं, इफ हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। अगर इफ हमारा कंजंक्शन हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंजंक्शन के तुरंत बाद ये वाली क्लॉज है, तो ये वाली क्लॉज कंजंक्शन के साथ हो गई। अगर ये वाली क्लॉज कंजंक्शन के साथ हो गई तो ये वाली क्लॉज क्या हो जाएगी? बिना कंजंक्शन के हो गई। अगर बिना कंजंक्शन के हो गई तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? मेन क्लॉज है। अब अगर ये हमारी मेन क्लॉज हो गई तो ये हमारी कौन सी क्लॉज है? कंजंक्शन इफ सब ऑर्डिनेट होता है तो ये वाली जो क्लॉज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगी, ठीक है? तो अगर ये हमारी सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है तो जाहिर सी बात है कि सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जब अगर सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मेन क्लॉज को किस में रखेंगे? फ्यूचर में। और इस वाली क्लॉज को किस में रखेंगे? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में रखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से विल को हटा देंगे और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए फिर, ये तो रहा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन है, शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली। देखो क्या है, ये जो एज सुन एज है ना, ये हमारा क्या है? कंजंक्शन है। देखो अब हमें क्वेश्चन का जो आंसर करना है ना बेटा, 5 सेकंड्स लगने चाहिए, इससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत तगड़े से सीख रखा है। जब अगर हमने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से सीख रखा है, बहुत ही तगड़े तरीके से सीख रखा है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही तो करने हैं, ठीक है? तो अभी जो मैं पढ़ाया हूँ, अभी जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को सिखाया था, बस उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, हो गया बस। तो देखिए क्या है कि ये हमारा एज सुन एज कंजंक्शन है, कंजंक्शन के तुरंत बाद वाली क्लॉज कंजंक्शन के साथ, और ये पहले वाली क्या हो जाएगी? बिना कंजंक्शन के हो जाएगी। अगर ये बिना कंजंक्शन के हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मेन क्लॉज। क्या बोलेंगे? मेन क्लॉज। देखो मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, इस सेंटेंस की क्या मीनिंग है उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये हमारा देखिए क्या हो गया? मेन क्लॉज हो गया। मेन क्लॉज किस टेंस में होनी चाहिए? अगर ये मेन क्लॉज है तो ये देखिए एज सुन एज कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट। अगर ये सबऑर्डिनेट तो जाहिर सी बात है क्लॉज कौन सी हो जाएगी? सबऑर्डिनेटिंग। अब अगर ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है, क्या है? अगर ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है तो फिर प्रॉब्लम में क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। अगर सेंटेंस हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स तो जाहिर सी बात है कि मेन क्लॉज को फ्यूचर में रखेंगे और दूसरी वाली क्लॉज को प्रेजेंट में रखेंगे। तो प्रेजेंट में रखने का एक तरीका मैंने बताया था कि देखिए कभी भी विल और शैल, विल और शैल के साथ अगर बी आता है, ठीक है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। विल और शैल के साथ अगर बी आता है और ये बी अगर मेन वर्ब है तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट में चेंज करते समय हमें क्या यूज करना पड़ता है? इज, एम और आर का यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर विल और शैल के साथ, विल और शैल के साथ अगर कोई भी दूसरी मेन वर्ब आ जाती है तो पता है क्या होता है? ये जो मेन वर्ब है ना उसी को हम लिख देते हैं यहाँ पे, और इस मेन वर्ब में इस मेन वर्ब के साथ हम क्या एस और ईएस लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है? अब एक चीज और कहानी थी कि अगर जैसे मान लो विल और शैल के साथ, विल और शैल के साथ हमने क्या यूज कर लिया? विल और शैल के साथ अगर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, मतलब नॉट यूज कर लिया,
विल और शैल के साथ हमने क्या यूज कर लिया, नॉट यूज कर लिया। तो जब विल और शैल के साथ नॉट यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है मेन वर्ब कोई ना कोई आएगा ही आएगी। तो उस केस में हमें क्या इसको यूज करना है, हमें यूज करना है डू, डज, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट और उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब लिखेंगे। ठीक है, तो यही सब कहानी है। अब देख लो यही तीनों अप्लाई करना है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो देखिए क्या है, मेन क्लॉज फ्यूचर में होगा, ये हमारी है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो देखा जाए यहाँ पे यू आया, विल, विल के बाद क्या आया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो जाहिर सी बात है जब हम इसको प्रेजेंट में चेंज करेंगे तो विल शैल हट जाता है, बस मेन वर्ब बच जाता है। ठीक है, मेन वर्ब बच जाता है तो देखो विल को यहाँ से हटा देंगे, चूंकि यू है, यू के हिसाब से एस और एस लगता ही नहीं है, तो हो जाएगा आगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। ठीक है, अब फिर से हमें वही काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, इफ लिखा हुआ है, और इफ हमारा है कंजंक्शन, कंजंक्शन के तुरंत बाद वाली क्लॉज कंजंक्शन के साथ। तो यानी ये वाली जो क्लॉज है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कंजंक्शन के साथ। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कंजंक्शन के साथ। अब सॉरी, ये हो जाएगी कंजंक्शन के साथ, ये हो गई कंजंक्शन के साथ। अब ये हो गई कंजंक्शन के साथ। तो जब अगर ये कंजंक्शन के साथ हो गई तो ये वाली क्लॉज जो हो गई वो क्या हो गई, मेन क्लॉज हो गई। क्यों मेन क्लॉज हो गई, क्योंकि ये हमारी क्या है, बिना कंजंक्शन के है, तो इसको हमने बोल दिया ये हो गई मेन क्लॉज। अब अगर ये मेन क्लॉज हो गई तो जाहिर सी बात है, देखिए मेन क्लॉज हो गई तो मेन क्लॉज को हमेशा किस में लिखते हैं, फ्यूचर में, और इस वाले को किस में लिखते हैं, प्रेजेंट में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, विल और शैल के साथ मेन वर्ब आ जाए तो विल के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिकम लिखा हुआ है। तो बिकम है तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्या हटेगा, विल हटेगा। अब विल जैसे हटाएंगे, गवर्नमेंट है ना सिंगल है, तो यहाँ पे जो बिकम लिखा हुआ है इसको हटा के हमें लिखना पड़ेगा बिकम्स। बात समझ में आ गई। अगला, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए। अच्छा अभी वही क्वेश्चन है क्या, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड दिस वेज। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड he will mend his way। ठीक है, तो अब देखिए है क्या, इस क्वेश्चन को हम कैसे सही करेंगे। तो इसको भी सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो गई हमारी मेन क्लॉज, ये हो गई हमारी मेन क्लॉज, और ये हमारी कौन सी क्लॉज हो गई, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब अगर ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई तो मेन क्लॉज को तो रखेंगे फ्यूचर में ही, और इस वाले को किस में रखेंगे, प्रेजेंट में। तो यहाँ पे हटा देंगे, और ये जो मेंड लिखा हुआ है ना इसको क्या कर देंगे, मेंड्स कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, मेंट्स कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए लिखा हुआ है देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म। देखो अब है क्या, हमने पूरा कॉन्सेप्ट सीख रखा। अभी जो हम सीख क्या रहे हैं, हमने यही पढ़ा है ना कि जब हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है, जब अगर सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स होता है तो मेन क्लॉज को फ्यूचर में रखते हैं, दूसरी वाली को किस में रखते हैं, प्रेजेंट में रखते हैं। यही है ना, मेन क्लॉज को फ्यूचर में रखते हैं, दूसरी वाली को प्रेजेंट में रखते हैं। ठीक है, कब, जब सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स होता है तब। तो हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही सेंटेंस तो पहचानना है, तो पहचान लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो देखिए जब भी हम सेंटेंस को पहचानेंगे फटाफट हमारा काम और आसान होता चला जाएगा। कैसे, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव। सीधी सी बात है भाई कि देखिए क्या है, व्हेन हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन। यहां पे लिखा हुआ है व्हेन, व्हेन हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन हमारा हो जाएगा कंजंक्शन। कंजंक्शन के तुरंत बाद वाली क्लॉज कंजंक्शन के साथ, और ये क्या हुआ, बिना कंजंक्शन के। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये हो गई मेन क्लॉज। और ये वाली कौन सी हो गई, कंजंक्शन व्हेन है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो क्लॉज कौन से हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग। अब अगर ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई तो जाहिर सी बात है कि सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो मेन क्लॉज वाले को फ्यूचर में और दूसरे वाले को प्रेजेंट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए व्हेन द ट्रेन विल अराइव लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हटाइए इनको और यहाँ पे क्या कर दिया, अराइव की जगह अराइव्स कर दीजिए। ठीक है, व्हेन द ट्रेन अराइव्स। आ गई बात समझ में।
ठीक है, देखिए अब बहुत आसान है यार, बस हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था, बाकी तो सब आसानी हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन है इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। मतलब अगर वह हार्ड वर्क करेगा तो जो जॉब है वो उसकी चॉइस का मिलेगा, यही है ना? ठीक है, तो चलिए फिर आइए देखते हैं आगे। इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गॉट द जॉब, ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो सीधी सी बात है भाई, इफ हमारा कंजंक्शन, इफ हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन के तुरंत बाद वाली क्लॉज कंजंक्शन के साथ, तो ये रहा कंजंक्शन के साथ, ये हो गया, तो ये हो गया कंजंक्शन के साथ। ये क्या हो गया? बिना कंजंक्शन के। तो जो बिना कंजंक्शन के है उसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज, और जो कंजंक्शन के साथ है वो जैसा कंजंक्शन होता है वैसी क्लॉज होती है। ठीक है, तो अब यहां देखिए ये हमारा हो जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या हो जाएगा? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो अब यहां देखिए ये जो मेन क्लॉज लिखा गया है ना, ये जो मेन क्लॉज है ये तो फ्यूचर में ही रहेगा, और ये किस में रहेगा? प्रेजेंट में रहेगा। तो जब अगर ये प्रेजेंट में रहेगा तो यहां पे क्या है? विल को हटाइए। अब देखिए मैंने बोला था ना, विल और शैल के साथ अगर मेन वर्ब आता है तो क्या लिखते हैं? मेन वर्ब लिखते हैं, और साथ ही साथ क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट जैसा होता है उसके हिसाब से एस और एस लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? वर्क की जगह हमें लिखना पड़ेगा वर्क्स। क्या लिखना पड़ेगा? वर्क्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं साफ साफ कर देता हूँ। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? जो वर्क लिखा हुआ है, विल वर्क लिखा हुआ है, इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? वर्क्स लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे, देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इफ, अच्छा वही क्वेश्चन है अभी, तो आ जाए 8 में। अनलेस आई विल सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट देयर। मतलब जब तक मैं उसकी टिकट नहीं देख लूंगा तब तक मैं क्या करूंगा? उसको बैठने नहीं दूंगा। समझ में आ गया? यही है क्वेश्चन हमारा। अब आइए देखते हैं। अनलेस आई विल सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट देयर। तो देखिए क्या है, ये हमारा हो गया अनलेस। अनलेस जो है ये हमारा क्या है? ये है हमारा कंजंक्शन। अब देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा है कंजंक्शन। तो अगर ये कंजंक्शन की हम बात करते हैं तो कंजंक्शन के तुरंत बाद वाली क्लॉज यही हो गई ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया कंजंक्शन के साथ वाली क्लॉज। और ये जो इधर लिखा गया है ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया मेन क्लॉज। तो देखिए इसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज, और चूंकि कंजंक्शन हमारा क्या है? फैन वाज वाला है नहीं, सबऑर्डिनेट है। तो जाहिर सी बात है अगर ये सबऑर्डिनेट है तो जाहिर सी बात है ये भी हमारी जो क्लॉज हो जाएगी क्या हो जाएगी? सब ऑर्डिनेटिंग हो जाएगी। कंफर्म है ना? ये हो गई सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग हो गई तो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर ये कॉम्प्लेक्स हो गया तो जाहिर सी बात है यहां देखिए ये मेन क्लॉज वाले को तो फ्यूचर में रख देंगे, यानी मेन क्लॉज वाला किस में हो जाएगा? फ्यूचर में हो जाएगा, और ये वाला किस में हो जाएगा? प्रेजेंट में हो जाएगा। प्रेजेंट में लिखने के लिए देखिए विल आया है, मेन वर्ब आई है, तो विल के साथ क्या? विल को हटा ही देते हैं, बस आई है, आई के साथ सी यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? अनलेस आई सी हिज टिकट, जब तक मैं उसकी टिकट नहीं देखूंगा तब तक मैं क्या करूंगा? उसको बैठने नहीं दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ये भी। देखिए क्या कह रहा है? बिफोर द पुलिस विल कम, बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल। कहने का मतलब यह है कि भैया जब तक यहां पुलिस के पहुंचने के पहले ही ना तुम क्या कर लो? बेल ले लो, काम ही खत्म हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं? टेंशन ही नहीं रहे बिल्कुल। ठीक, तो चलिए फिर आइए देखते हैं। बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल। तो देखो ये बिफोर हमारा क्या है? बिफोर जो है ना ये हमारा क्या है? कंजंक्शन। बिफोर हमारा क्या है? कंजंक्शन। अब हमको पता है कि ये कंजंक्शन हो गया। अब अगर ये कंजंक्शन है तो जाहिर सी बात है कि इसके तुरंत बाद वाली क्लॉज यही है, और ये हो गई कंजंक्शन के साथ। ठीक है, ये हो गई कंजंक्शन के साथ।
और ये जो है ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई मेन क्लॉज। तो जब अगर ये हमारी मेन क्लॉज हो गई तो मेन क्लॉज को किस में लिखना है, फ्यूचर में लिखना है, और दूसरी वाली को किस में लिखना है, प्रेजेंट में लिखना है। हमें पता है कि जब मेन क्लॉज फ्यूचर में, दूसरी वाली कौन सी है, प्रेजेंट में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेन क्लॉज को छोड़ दो, इसको फ्यूचर में है तो इसको प्रेजेंट में कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है। द पुलिस है, पुलिस हमेशा प्लूरल होता है तो यहाँ पे कम ही रहेगा, ठीक है। बिफोर द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बिल। समझ में आ गई बात। चलिए, अगर ये बात यहां तक क्लियर हो गई है तो अगले पे आते हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ यू विल सी अ टाइगर, ठीक है, क्या कह रहा है, इफ यू विल सी अ टाइगर व्हाट विल यू रिएक्शन बी, व्हाट विल योर रिएक्शन बी। मतलब जब आप एक टाइगर को देखेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा, यही है। तो आ जाओ देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है इफ हमारा कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन के तुरंत बाद वाली क्लॉज कंजंक्शन के साथ, ये हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या, मेन क्लॉज। अब अगर मेन क्लॉज है तो मेन क्लॉज को तो फ्यूचर में ही रखने देंगे ना, दूसरे वाले को किस में करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे। तो भैया जब अगर प्रेजेंट में करेंगे तो यहां से क्या करना, जो विल लिखा हुआ है इसको हटा के छोड़ दीजिए, इफ यू सी अ टाइगर, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ यू विल बी लेट यू विल बी इन द ट्रबल। यानी अगर तुम लेट हो गए, यदि तुम लेट हुए तो तुम्हें क्या हो जाएगी, तुम समस्या में आ जाओगे, यानी तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे अगर लेट किए तो, ठीक है। अगर लेट किए तो किसमें, तुम समस्या में आ जाओगे, तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो देख लो क्या है, इफ यू विल बी लेट यू विल बी इन ट्रबल। तो देखो भाई फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या कि कभी भी अगर मेन क्लॉज आ जाए, ये हमारा देखो इफ क्या हो गया, इफ हमारा हो गया कंजंक्शन, कंजंक्शन के तुरंत बाद वाली क्लॉज कंजंक्शन के साथ, और ये जो है वो क्या हो गई, ये बिना कंजंक्शन के हो गई। तो जो बिना कंजंक्शन के हो गई वो तो मेन क्लॉज हो गया, ये तो हमारा हो गया मेन क्लॉज। सेंटेंस हमारा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है। तो जब अगर सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स होता है ना तो मेन क्लॉज वाले को फ्यूचर में रखते हैं और इस वाले को प्रेजेंट में, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को प्रेजेंट में रखते हैं। तो जब अगर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को प्रेजेंट में रखेंगे तो यहाँ पे जो विल लिखा हुआ है ना इसको हटा देंगे, और यहाँ जो बी लिखा हुआ है इसको भी हटा देंगे। मैंने बताया था देखो विल, मैंने बताया था विल या शैल के साथ, विल और शैल के साथ अगर बी की फॉर्म आ जाती है तो हमें यूज करना पड़ता है इज, एम और आर का यूज करना पड़ता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां देखो इफ यू विल बी लिखा हुआ ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इफ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल। यदि तुम लेट होगे तो तुम समस्या में आ जाओगे, समस्या में पड़ जाओगे। बात समझ में आ गई ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। देखो क्या है, आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू विल कम, ठीक है। मैं तुम्हारा तब तक वेट करूंगा जब तक तुम आओगे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, क्या है, ये रहा है कि ये देखो अंटिल, अंटिल हमारा क्या है, कंजंक्शन है। अब अगर ये हमारा कंजंक्शन है तो जाहिर सी बात है कि अगर ये कंजंक्शन हो गया तो इधर वाली क्लॉज क्या हो गई, कंजंक्शन के साथ हो गई, और ये वाली क्या हो गई, बिना कंजंक्शन के हो गई। तो बिना कंजंक्शन के हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेन क्लॉज, और इसको हम बोलेंगे कंजंक्शन, चूंकि सब ऑर्डिनेट है तो ये भी क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो जब अगर ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया तो भैया इसको तो हम रखेंगे किस में, फ्यूचर में, और इसको किस में रखेंगे, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में रखने के लिए विल को हटा दिए, सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, आई विल नॉट कम डैश इट विल रेन। देखो मैंने इफ और इन केस भी पढ़ाया था, तो इफ और इन केस के साथ क्या था, इफ और इन केस के साथ ये था कि अगर हमने इन केस यूज किया तो मेन क्लॉज वाला का काम पहले होगा, अगर इफ यूज किया तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वाला काम पहले होगा। तो देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, कह रहा है आई विल नॉट कम इन केस इट रेन्स, आई विल नॉट कम, ठीक है। अगर हमने यहां पे इन केस यूज कर लिया तो कोई रेफरेंस तो है ही नहीं, रेफरेंस नहीं है तो दोनों से ये क्या दिक्कत है, ठीक। तो अब देखो इट विल नॉट कम, तो ये इन केस हमारा क्या हो गया, इन केस हमारा हो गया कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये वाली जो क्लॉज है वो भी क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज,
ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, मेन क्लॉज। क्या हो जाएगी, मेन क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज। अब देखो क्या है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, बात को समझना है कि हमें पता है कि ये वाला तो फ्यूचर में ही रहेगा ना, और चूंकि सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, सेंटेंस अगर हमारा कॉम्प्लेक्स है तो सीधी सी बात है कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया तो मेन क्लॉज वाले को फ्यूचर में और इस वाले को प्रेजेंट में। तो यहां से क्या करेंगे, इट विल को हटाएंगे, रेन को हटाएंगे, और इट है तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा रेन्स, इट रेन्स। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर बात समझ में आ गई तो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है, When I shall see him, I shall tell him। जब मैं उसको देखूंगा तो मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, जब मैं उसको देखूंगा तो मैं उसको बताऊंगा। तो देखिए क्या कह रहा है, When I shall see him, I shall tell him। तो देखो क्या कह रहा है, सबसे पहला ये हमारा क्या हो गया, when, ये हमारा क्या है when, और यही हमारा क्या है, कंजंक्शन भी है। कंजंक्शन के तुरंत बाद वाली क्लॉज कंजंक्शन के साथ, ये वाली बिना कंजंक्शन के, तो ये क्या हो गई, मेन क्लॉज। ये कौन सी क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और ये हमारी हो गई मेन क्लॉज। अब अगर ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग हो गई, ये मेन हो गई, तो जाहिर सी बात है सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स हो गया तो जाहिर सी बात है मेन वाले को फ्यूचर में और इस वाले को प्रेजेंट में लिखना है। अब अगर इस वाले को प्रेजेंट में लिखना है तो यहाँ पे जो शैल लिखा हुआ है ना, इसको हटाइए, क्या हो जाएगा, व्हेन आई सी हिम आई शैल टेल हिम। समझ में आ गया ना? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 है, he will tell you about it when he will come back। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब मुझे नहीं लगता कि अब इन क्वेश्चंस में आप लोग को टाइम लेना चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखा, आप मुश्किल से 5 सेकंड में आंसर, मुश्किल से 5 सेकंड्स आपको लेना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज इसके आंसर क्या होने चाहिए, बिल्कुल हो जाने चाहिए। ठीक है, कैसे, देखो भैया यही हमारा ना व्हेन हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अब अगर ये हमारा कंजंक्शन है तो जाहिर सी बात है कंजंक्शन वाली क्लॉज उसके साथ, तो ये इसका मतलब क्या, ये वाली तो फ्यूचर में रहेगी और ये वाली क्या रहेगी, प्रेजेंट में रहेगी। तो यहाँ पे विल को हटाइए, हो गया, विल हट गया। अब यहाँ पे देखिए ही है तो यहाँ पे कम नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, when I shall get back, when I shall get back, I shall pay back। when I will get back, I shall pay back the money that I borrowed from you last month। मतलब जो मैंने, मतलब जब मैं मतलब जब मुझे मिलेगा, ठीक है, जब मुझे वापस मिलेगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा जो पैसा उधार लिया वो दे दूंगा। यही कह रहा है, वो सही बात भी है। ठीक है, तो अब देखो है क्या, When I will get back है ना, तो सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। सीधी सी बात है, बता रखा है ये when है ना, when हमारा क्या हुआ, कंजंक्शन, ये वाली हो गई कंजंक्शन इसके साथ। अगला देखो ये हो क्या हो गई, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज किस में होगी, फ्यूचर में। ये वाली किस में होगी, प्रेजेंट में। तो हटाओ प्रेजेंट में, विल को हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, when I get back। देखो क्वेश्चन चाहे जितना भी बड़ा रहे, क्वेश्चन भी चाहे जितना भी बड़ा रहे, हमें उससे लेना देना नहीं होता। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे क्वेश्चन आ जाए, चाहे क्वेश्चन के पापा आ जाए, चाहे क्वेश्चन के पापा आ जाएं, फर्क उससे नहीं पड़ता है। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए, आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम। मैं उससे मिलूंगा जब वो आएगा। तो भैया इसमें कौन सा तीर मारना है, सीधी सी बात है, व्हेन हो गया। व्हेन हमारा कौन सा, कंजंक्शन, ये इसके साथ हो गया, ये हो गया मेन क्लॉज। मेन क्लॉज किस में रहेगा, फ्यूचर में। ये किस में रहेगा, प्रेजेंट में। विल हटाओ, सही हो जाएगा। अब देखो ही विल कम है ना, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, कम की जगह हमें लिखना पड़ेगा कम्स। समझ में आ गई बात? चलिए फिर अगले पे आते हैं। अगला देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और इसको समझने की भी जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, दे हैव सम डाउट डैश ही विल रिटर्न। और आपके पास ऑप्शन है हमारे पास 3, इफ, वेदर और डेट। इफ, वेदर और डेट, ये हमारे ऑप्शन है और इनको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, अब अगर हमें इनको करेक्ट करना है तो करेंगे क्या,
देखो कह रहा है दे हैव सम डाउट डैश ही विल रिटर्न। तो भाई सिंपल सी बात है ना, ये देखो दे हैव सम डाउट। मैंने बताया था इफ हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसको बताना होता है, कंडीशन को बताना होता है। वेदर का यूज हम कब करते हैं, जब क्या हो, अनसर्टेनिटी हो, अनसर्टेनिटी हो, ठीक है। दूसरा डैट का यूज हम कब करते हैं, जब क्या हो, सर्टेनिटी हो, ठीक है। यानी जब शर्त बताना हो तो इफ, अनिश्चितता को बताना हो तो वेदर, निश्चितता को बताना है तो दैट। अब देखो क्या कह रहा है, दे हैव सम डाउट। तो देखो जब किसी चीज को लेके कोई एकदम क्लियर है, क्लियर है मतलब डाउट ही नहीं है उसको, तो डैट यूज कर देना। अगर डाउट है, ठीक है, डाउट है तो क्या यूज कर देना, वेदर यूज कर लेना। अगर शर्त हो गई तो इफ यूज कर लेना। क्या कह रहा है, दे हैव सम डाउट, उसको डाउट है ना, अगर डाउट है तो क्या यूज करना पड़ेगा, वेदर ही तो यूज करना पड़ेगा ना। डाउट है तो वेदर, नहीं है तो दैट, अगर शर्त बता रहा है तो इफ। तो हो गया ना ये बात। तो यहां पे क्या यूज कर लेंगे, वेदर। क्या कह रहा है, दे हैव सम डाउट डैश, तो अभी क्या हो जाएगा, डैश जाएगा, वेदर ही विल रिटर्न, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन भी देखो सेम ही है, अगला क्वेश्चन भी क्या है, बिल्कुल सेम ही है। आगे कह रहा है दे हैव फ्यू डाउट्स डैश ही विल रिटर्न। अगर आप शर्त बताना चाह रहे हैं तो इफ लगा दीजिए, अगर आपको क्या है, क्लियर नहीं है, डाउट है आपको तो वेदर लगा दीजिए, अगर क्लियर है आप तो डैट लगा दीजिए, ठीक है। डाउट नहीं है तो दैट लगा दीजिए। आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है दे हैव फ्यू डाउट्स, तो आप लोग को आंसर, मुझे पता है कि आप लोग का आंसर वेदर आ चुका होगा, लेकिन बेटा इसका आंसर वेदर नहीं है, इसका आंसर जो है वो वेदर नहीं है बल्कि दैट है। क्यों दैट है वो जान लीजिए। देखिए फ्यू चाहे जहां पे भी लिखा रहे इसका मतलब होता है नो, चाहे जहां पे लिखा रहे। अगर अ फ्यू चाहे जहां पे भी लिखा रहे इसका मतलब होता है सम। हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ। लेकिन चूंकि आप लोग पहले से ही पढ़े हो कि फ्यू का मतलब होता है कुछ, तो बिल्कुल नहीं, फ्यू का मतलब होता है नो। क्या होता है, नो। अब देखो फ्यू का मतलब हो गया नो और फ्यू का मतलब हो गया सम, कुछ, ठीक है। तो यहां समझिए दे हैव फ्यू डाउट, तो फ्यू का मतलब मैंने क्या बताया था कि नो। तो अगर मैंने बोल दिया नो डाउट्स तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको डाउट ही नहीं है भाई, वो क्या है, डाउट नहीं है तो क्लियर है। अगर क्लियर है तो क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। बात समझ में आ गई ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए दे सेल्डम हैव डाउट, दे सेल्डम हैव डाउट ही विल रिटर्न। तो देखिए सेल्डम का भी जो मतलब होता है ना, सेल्डम, एक हमारा वर्ड होता है सेल्डम और एक हमारा वर्ड होता है ऑफेन, ठीक है। सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, ऑलमोस्ट नेवर, और ऑफेन का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज। इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है नेगेटिव, और इसकी जो मीनिंग है वो है पॉजिटिव, ठीक है। इसकी मीनिंग नेगेटिव है, तो देखो सेल्डम की मीनिंग क्या हो गई, नेगेटिव मीनिंग हो गई। तो दे सेल्डम हैव डाउट, तो अगर इसकी मीनिंग नेगेटिव है तो उसको डाउट तो नहीं होगा। अब अगर डाउट नहीं होगा तो यहां पे भी क्या यूज कर लेंगे, हम दैट यूज कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो यही ऑफेन होता तब हमें दैट, तब हमें वेदर यूज करना पड़ता, तब हम डैट का यूज नहीं कर पाते। समझ में आ गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है दे हैव डाउट, दे हैव डाउट डैश ही विल रिटर्न। अच्छा बात बताओ, कह रहा दे हैव डाउट, भाई उसको क्या है, अब तो कंफर्म हो गया कि उसको डाउट ही है। अगर डाउट है तो क्या यूज करेंगे, दैट यूज, अरे सॉरी, डाउट है तो क्या यूज करेंगे, वेदर यूज करेंगे। तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, वेदर, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वेदर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आई ऑलवेज हैव डाउट, आई ऑलवेज हैव डाउट, भाई उसको हमेशा क्या रहता है, डाउट ही रहता है। अब हमेशा डाउट रहता है तो डाउट है तो वेदर, नहीं डाउट है तो दैट, अगर शर्त बता रहा है तो इफ। तो देखिए हमेशा डाउट है तो क्या यूज करेंगे, वेदर यूज करेंगे, ठीक है, वेदर ही यूज करेंगे। देखिए बहुत ज्यादा मैं समझा नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में हर एक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही क्लियरली डिस्कस कर रखा है।
हर एक क्वेश्चन को बहुत ही क्लियरली डिस्कस कर रखा है। तो आई होप कि यहां तक कोई आप लोगों को समस्या नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा, ये देखिए पीपल विल, अच्छा यहां पे विल कर दीजिएगा, पीपल विल गेट देयर इंश्योरेंस डैश समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस। इस क्वेश्चन का आंसर एक बार ट्राई करिए, इफ इन केस ऑफ दैट, इफ इन केस ऑफ दैट। तो देखिए इसमें कौन सा है, पहले ये समझिए, इफ किसको बताता है, कंडीशन को, इन केस किसको बताता है, कंडीशन को, और दैट किसको बताता है, सर्टेनिटी को। ये तीन बातें हो गई। अब पीपल गेट देयर इंश्योरेंस डैश, अब यहां पे ही हमें कंजंक्शन यूज करना है ना, चाहे कंजंक्शन कोई हो यही यूज करेंगे। अब देखिए क्या, अगर कंजंक्शन हम यहां यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है बाद वाली क्लॉज कंजंक्शन के साथ हो जाएगी, यानी ये वाली क्लॉज कंजंक्शन के साथ है। तो ये जो क्लॉज है वो क्या होगी, बिना कंजंक्शन के होगी। तो इसको हमें किस में लिखना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी मेन क्लॉज। अब देखो इफ और इन केस में डिफरेंस क्या था, अगर इफ वाला लिखा ना तो एक्शन विथ इफ, एक्शन विथ इफ डन बिफोर मेन क्लॉज, बिफोर मेन क्लॉज, यानी अगर इफ लिखेंगे ना तो मेन क्लॉज वाला काम बाद में होगा और इफ वाला काम पहले हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो एक्शन विथ इन केस, एक्शन विथ एक्शन विथ इन केस डन आफ्टर मेन क्लॉज, यही था दोनों में डिफरेंस। तो देखो मेन क्लॉज वाला अगर काम पहले हो गया तब तो हमें लिखना पड़ेगा इन केस, अगर दूसरा वाला काम बाद में पहले हो गया, इफ वाला काम, अगर ये वाला सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वाला काम पहले हो गया तो हमें लिखना पड़ेगा इफ। देख लो कह रहा है पीपल गेट देयर इंश्योरेंस डैश समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस। तो एक बात मुझे बताइए कि पॉलिसी को हम लेते कब हैं, पॉलिसी को हम कब खरीदते हैं, दुर्घटना होने के बाद या दुर्घटना होने के पहले। तो जाहिर सी बात है कि आपका आंसर आएगा कि पॉलिसी को हम खरीदते हैं दुर्घटना होने के पहले। तो देखो समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस, इसको होने के पहले ही हमें यह काम करना पड़ेगा ना, पॉलिसी खरीदना पड़ेगा। तो पॉलिसी खरीदने वाला काम पहले, यानी मेन क्लॉज वाला काम पहले हो रहा है। अगर पहले हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, इन केस। समझ में आ गई ना बात। सेम अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पीपल विल क्लेम देयर इंश्योरेंस समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस। तो एक बात बताइए कि जब हम अपना इंश्योरेंस को क्लेम कब करते हैं, हम अपने इंश्योरेंस को क्लेम कब करते हैं, तो हम अपने इंश्योरेंस को क्लेम तो तब करेंगे ना जब क्या होगा, अपने इंश्योरेंस को क्लेम तो तब करेंगे जब क्या होगा, पहले कोई दुर्घटना होगी। यानी देखो अब कंजंक्शन हमें अगेन यहीं पे यूज करना है, उसके बाद वाली क्लॉज कौन सी हो गई, समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस, तो ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और यही पहले होगा बाद में ये होगा, क्यों, पहले दुर्घटना घटेगी बाद में हम उसको क्या करेंगे, अपने इंश्योरेंस को क्लेम करेंगे। तो पहले दुर्घटना होगी बाद में क्लेम करेंगे, तो यही वाला काम पहले हो रहा है। अगर यही वाला काम पहले होगा तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इफ यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा। ठीक है, इफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, अंटिल द लाइट विल टर्न रेड नो वन विल स्टॉप। जब तक कि लाइट जो है वो रेड नहीं हो जाती तब तक कोई रुकता नहीं है ना। अगले देखो फिर से, ये क्या लिखा हुआ, अंटिल लिखा हुआ है। अंटिल हमारा क्या हो गया, ये हो गया कंजंक्शन, इसके तुरंत बाद वाली क्लॉज कंजंक्शन के साथ। ये वाली क्या हो गई, बिना कंजंक्शन के, तो ये बिना कंजंक्शन के हो गई तो क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज। अब अगर ये मेन क्लॉज हो गया सेंटेंस हमारा, अब ये देखो अंटिल है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब अगर ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई तो जाहिर सी बात है भैया देख लो,
मेन क्लॉज इसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई, तो सेंटेंस हमारा एक ही ना बचा, क्या बचा, कॉम्प्लेक्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स हो गया तो जाहिर सी बात है भैया कि इसको लिखेंगे फ्यूचर टेंस में और इसको लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में। तो ये यहां से विल हटाइए, चूंकि लाइट है तो यहाँ पे टर्न होगा, टर्न की जगह क्या लिखेंगे, टर्न्स। बात समझ में आ गई कि नहीं? Until the light turns red, no one will stop. समझ में आ गया? कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो ये रहे आपके पूरे क्वेश्चंस, ठीक है? ये रहे आपके पूरे क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया, और ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये जो बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल यहां से फिनिश हो गया। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है? यानी अगला चैप्टर होगा, अब हम उसको करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए सभी को जय हिंद।